हेलो। हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामपाल वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल IGCSM कंप्यूटर क्लास पे। दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करते हैं सबसे बेहतरीन टॉपिक कंप्यूटर का, जिसमें जिसमें कौन सा टॉपिक है, और स्टार्ट करते हैं कौन से के लिए, जनरेशन के लिए। और दोस्तों, जनरेशन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस अपने हर प्रकार के कंपटीशन में आते हैं, चाहे वो कंप्यूटर टीचर हो, चाहे वो आपका RSCIT हो, ट्रिपल सी हो, या ग्राम सेवक मैन हो, पटवारी हो, कांस्टेबल हो, सब में कंप्यूटर के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। और दोस्तों, आज हम करेंगे जनरेशन का एनालिसिस, और बहुत ही बढ़िया तरीके का लेवल के टॉपिक अपन कवर करेंगे। तो देखो दोस्तों, समय नहीं खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं या पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर दर्शाइएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं जनरेशन। और जनरेशन में जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। दोस्तों, कंप्यूटर की जनरेशन यानी पीढ़ियाँ सामान्यतः 5 पीढ़ियाँ वर्तमान में चल रही है, 5वीं पीढ़ी। और प्रोसेसर की अगर पीढ़ी कहें तो 11th यानी 11वीं पीढ़ी प्रोसेसर की चल रही है। तो दोस्तों, जनरेशन की बात करते हैं पीढ़ी, और पहली जनरेशन की बात करेंगे हम सीधा। तो देखो, फर्स्ट जनरेशन था और उसका टाइम समय जो अवधि थी 1942 से 1956 तक थी। दोस्तों, पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन की अवधि क्या थी। आपको पता हो तो इस बार पूछा गया था ग्राम सेवक में कि वैक्यूम ट्यूब कब आविष्कारित हुई थी। 1904 में पूछा जाता है, 1904 में वैक्यूम ट्यूब कब आई थी। तो दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब जो थी वो क्या थी और कहाँ काम आती है वो थोड़ा बताऊंगा, इसमें ध्यान रखें। आगे चलता हूँ। वैक्यूम ट्यूब दोस्तों प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब आ रही है। देखो, क्योंकि वर्तमान में जो कंप्यूटर चल रहा है उसमें देखो प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में प्रोसेसर यूज हो रहा है, CPU। और उसी के जगह वह पहले जो यूज होता थी वो क्या थी, वैक्यूम ट्यूब थी। वैक्यूम ट्यूब थी। और वैक्यूम ट्यूब किस प्रकार की दिखती है और क्या काम करती है वो भी आगे हम बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप थी। और स्टोरेज डिवाइस, अगर मान लो फर्स्ट जनरेशन की बात करें कि हमारा जो कंप्यूटर है वो फर्स्ट जनरेशन में किस तरीके से या किस में स्टोर करता था, तो स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक ड्रम। क्या है दोस्तों, मैग्नेटिक ड्रम यूज होता था, यानी चुंबकीय ड्रम यूज होता था। CD DVD हार्ड डिस्क वगैरह पेन ड्राइव वगैरह उस समय नहीं थी, सिर्फ चुंबकीय ड्रम था जिसमें डेटा स्टोर होता था। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, इनपुट डिवाइस की। और इनपुट डिवाइस के रूप में माउस कीबोर्ड नहीं थे दोस्तों, और उसमें क्या था, पंच कार्ड था। पंच कार्ड कैसा होता है वो भी बताऊंगा आगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आगे, चलिए। वैक्यूम ट्यूब अभी देखें आपके सामने, ये वैक्यूम ट्यूब थी जिसे निर्वात कहते हैं। वैक्यूम का मतलब निर्वात होता है, और यही 1904 में विकसित की गई थी। और दोस्तों, ग्राम सेवक RSMSB का जो पेपर था प्री, उसके अंदर पूछा गया था कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ। तो दोस्तों, ये 1904 में हुआ। निर्वात और प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में पहली जनरेशन के अंदर कंप्यूटर में यूज होता था। आगे चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पंच कार्ड। पंच कार्ड दिखने में बिल्कुल ऐसा था जो आधुनिक वर्तमान में आपका एबेकस नाम का यंत्र है, गणना करने के लिए काम आता है, उस तरीके से दोस्तों यूज होता था। सिर्फ 5 उंगलियों से चलने के कारण एक हाथ से चलता था, और इसीलिए इसे पंच कार्ड कहा जाता था। तो दोस्तों, आगे चलते हैं सेकंड जनरेशन की तरफ से। ये था फर्स्ट जनरेशन का जो ओवरव्यू था। तो बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के रूप में सेकंड जनरेशन। दोस्तों, सेकंड जनरेशन की बात करें तो उसकी समय अवधि थी 1956 से 1965, जो आपके सामने है, 1956 से 1965। तो दोस्तों, ये सेकंड थी। और प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में जो यूज होता था वो वैक्यूम ट्यूब हट गई थी, और वैक्यूम ट्यूब के स्थान ले लिया था किसने, ट्रांजिस्टर ने। दोस्तों, ट्रांजिस्टर बहुत सारी ICs रजिस्टर से मिलकर बना होता है। और ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर आदि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का एक पार्ट होता है ट्रांजिस्टर था। आगे बता दूंगा किस प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है। तो जिस तरीके से वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन है, तो प्रश्न अगला आ सकता है कि सेकंड जनरेशन में प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में क्या यूज होता था। तो बात करते हैं, ट्रांजिस्टर था। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस अभी भी मैग्नेटिक टैप यानी चुंबकीय ड्रम के स्थान पर क्या ले लिया था, मैग्नेटिक टैप आ गया था। CD वाली रील, CD कैसेट नहीं चलती थी दोस्तों, वो आगे थी। तो हम बात करते हैं उसके बाद इनपुट डिवाइस के रूप में अभी भी पंच कार्ड यूज होता था, यानी पहली और दूसरी दोनों जनरेशन में इनपुट डिवाइस के रूप में क्या आया था, पंच कार्ड ही चलता था। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर। इसमें पूछा गया था कि ट्रांजिस्टर यूज होता था। तो ट्रांजिस्टर होता कैसे है, 3 टांगों वाला ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। अगर आप 10th में या इलेक्ट्रॉनिक्स ITI वगैरह कर रखे हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा इसके बारे में कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। और ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो डेटा को प्रोसेस करने, पावर को प्रोसेस करने के काम आता है। मैग्नेटिक टैप कैसे थी, कैसेट आपको पता है CD पुराने ज़माने में अगर आप देखोगे तो हंसोगे जरूर, बहुत अच्छा लेवल का टॉपिक है। उसके बाद उसका किया था सेकंड जनरेशन का एनालिसिस। और अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड जनरेशन का, और वहाँ से स्टार्ट होती है आधुनिक कंप्यूटर की पीढ़ियों को स्टार्ट होना। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं थर्ड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन की अवधि थी 1965 से 1975, 1965 से 1975।
और उसकी प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में यूज होती थी दोस्तों आईसी। बहुत ही गजब का प्रश्न आता है। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, आगे बता दूंगा, फिर भी दोस्तों नोट कर लें। और आईसी किसकी बनी होती है, ये प्रश्न बहुत बार आता है, हर पेपर में पूछा जाता है कि आईसी किसकी मिलकर बनी होती है। तो आईसी सिलिकॉन नाम की एक धातु होती है, उससे मिलकर बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन नाम की धातु। दोस्तों एक प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईसी किसके द्वारा, आईसी जो है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो जेएस किल्बी द्वारा बनाई गई। दोस्तों जेएस किल्बी इसका वास्तविक जनक है। और आईसी सबसे ज़्यादा भारत में बेंगलोर में बनाई जाती है, और इसीलिए भारत में सिलिकॉन बहुत, बेंगलोर में सिलिकॉन का उत्पादन होता है, और इसीलिए सिलिकॉन वैली भारतीय बेंगलोर को कहते हैं। किस सिटी को, भारतीय किस सिटी को या भारतीय किस शहर को सिलिकॉन वैली के रूप से जाना जाता है? किस सिलिकॉन वैली के रूप से कौन सा शहर विकसित है भारत का? दोस्तों ये पूछा जाता है कि कौन सा शहर जो है भारत का सिलिकॉन वैली के रूप से विकसित है। तो आपसे बता दूं कि बेंगलोर है, बेंगलुरु जिसे कहते हैं वो। और सिलिकॉन एक धातु है जिसे जो क्या बनाती है, आईसी बनाती है दोस्तों। और आईसी का जनक जेएस किल्बी है, और आईसी को तीसरी जनरेशन में प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में काम में लिया जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूँ। स्टोरेज डिवाइस के रूप में फ्लॉपी डिस्क आ गया था, और मैग्नेटिक टैप थी, और साथ में क्या आने लगी दोस्तों? फ्लॉपी डिस्क आने लगी थी। दोनों ही कंबाइन के रूप में चलती थी स्टोरेज डिवाइस के रूप में, और स्टोरेज क्षमता थोड़ी बढ़ गई थी। और इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड का पदार्पण हुआ इस डिवाइस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या पूछा जाता है सीधा सीधा प्रश्न कि कीबोर्ड जो है वो पहली बार कब आया, मतलब कौन से जनरेशन में आया? तो दोस्तों 1942 में वैसे कीबोर्ड आ गया था, लेकिन उसका आविष्कार तो जनरेशन कंप्यूटर के अंदर एक्सेप्ट हुआ था 1965 के अंदर। और कीबोर्ड क्रिस्टोफर लेथम ने इसको बनाया था। क्रिस्टोफर लेथम कीबोर्ड के जनक है। SL सोले शॉर्ट में कहते हैं, SL सोले या क्रिस्टोफर लेथम इसको कहते हैं। और कीबोर्ड जो तीसरी जनरेशन के रूप में कंप्यूटर में आया था, और टेक्स्ट के रूप में कंप्यूटर को आदेश देने का काम करता है, और कंप्यूटर की प्राइमरी इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है कीबोर्ड, प्राइमरी इनपुट डिवाइस। और कौन सी जनरेशन में आया था दोस्तों? तीसरी जनरेशन के अंदर आया था, पहली और दूसरी में कीबोर्ड नहीं था। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरी जनरेशन के बाद तो इसमें आपको बताया था कि सर्किट आईसी बताया था, इंटीग्रेटेड सर्किट उसका पूरा नाम होता है। और आईसी होती है, आपको बता दूं, इस तरीके की पुलेबल एक पार्ट होता है जो मदरबोर्ड पे कंप्यूटर में लगा होता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का प्लेनर बोर्ड, सर्किट बोर्ड होता है, मेन बोर्ड होता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रश्न आपको काम आने वाले हैं। उसके बाद में फ्लॉपी डिस्क कैसे दिखाई देती है? एक चौकोरा चपटा बॉक्स होता है जिसके अंदर इस तरीके की मैग्नेटिक डिस्क आपको दिखाई देती है दोस्तों। और उसके बाद हम बात करते हैं आगे फोर्थ जनरेशन की, और फोर्थ जनरेशन आधुनिक कंप्यूटर की जनरेशन कहलाती है। नोट कर ले में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फोर्थ जनरेशन को आधुनिक कंप्यूटर की जनरेशन कहा जाता है। और फोर्थ जनरेशन में क्या बना था? 1975 से 1988 के रूप में आया था फोर्थ जनरेशन। और इसमें प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में क्या आया था? प्रोसेसर, यानी माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। सीपीयू जो वर्तमान में चल रहा है VLSI और ULSI दो नाम से आता था प्रोसेसर। और आपको बता दूं कि 1971 में, 1971 प्रोसेसर की बात कर रहा हूं, अगर आपके नोट करना है तो देख लें। इंटेल कंपनी ने 1971 में सबसे पहला प्रोसेसर बनाया था 4004, जिसका नाम था 4004 चिप थी। और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड ये था। और प्रोसेसर बनाया था पहला 1971 में इंटेल कंपनी ने। और दोस्तों आपको बता दूं कि कंप्यूटर में म्यूजिक बजना, गाने चलना भी फोर्थ जनरेशन में स्टार्ट हुआ था। और एक प्रोसेसर बना था जिसका नाम था MMX मल्टीमीडिया एक्सटेंडेड, ये आया था आपका 1973-74 में आया था। और उसके बाद ही कंप्यूटर में क्या हुआ दोस्तों? इसका प्रारंभ हो गया था, किसका? प्रोसेसर का, और गाना चलना शुरू हो गया था। उसके बाद में स्टोरेज डिवाइस के रूप में हार्ड डिस्क आ गई थी दोस्तों, वर्तमान का रूप थोड़ा थोड़ा लेने लग गया था। HDD, रैम और रोम आ गई थी। रैम और रोम क्या होता है इसको मैं अच्छी तरीके से दूसरे वीडियोज के अंदर समझाऊंगा दोस्तों। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। स्टोरेज डिवाइस के रूप में आ गया था। और उसके बाद इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड आ गई थी। और चौथी जनरेशन में कीबोर्ड के बाद माउस भी आ गया था। अब आपसे सीधा सीधा प्रश्न पुट किया जा सकता है कि चौथी जनरेशन में कीबोर्ड के बाद और कौन सी डिवाइस का पदार्पण हुआ, तो पूछा जा सकता है। तो कौन सी बताओगे? माउस। या दूसरा प्रश्न हो सकता है दोस्तों आपका कौन सा, कि माउस का आविष्कार कौन सी जनरेशन में हुआ, या माउस का एक्सेप्ट कौन सी जनरेशन में हुआ? तो चौथी जनरेशन में। दोस्तों माउस के बारे में बता दूं कि एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, माउस नहीं होता उसका नाम, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। और 1964 में डगलस एंजलबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था दोस्तों। वीडियो रोक करके देख लें। 1964 में डगलस एंजलबर्ट नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था। और उसमें 3 बटन होते हैं। माउस का अगर कोई भी प्रश्न आ जाए, कितने बटन होते हैं? 3।
उसमें एक बटन होता है स्क्रॉल, उसको पीछे स्क्रॉल करेंगे या आगे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने पर एक बार में 3 ही स्टेप आगे जाता है और 3 स्टेप पीछे जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, चौथी जनरेशन के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं किसकी, प्रोसेसर की, कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों ये प्रोसेसर होता है और इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, दिमाग कहते हैं, नोट कर लेना। और इसके 3 भाग होते हैं प्रोसेसर के। जिस तरीके से अपने दिमाग के 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मस्तिष्क, मध्य और पार्श्व, तीनों भाग होते हैं, उसी प्रकार इसके ALU, CO और MU 3 भाग होते हैं दोस्तों। तीनों ही भाग मिलकर के CPU बनते, प्रोसेसर बनते हैं और इसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। और इंटेल कंपनी ने इसको सबसे पहले बनाया था 1971 में। और इस प्रोसेसर को कंप्यूटर की 4th जनरेशन के अंदर पदार्पण हुआ और इसमें प्रोसेसिंग का सिद्धांत दिया था प्रोसेसिंग का सिद्धांत जोहन वॉन न्यूमन ने। आगे हम बात करते हैं दोस्तों HDD की। किसकी बात करते हैं, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, कंप्यूटर का सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस है वर्तमान में। हार्ड डिस्क ड्राइव जो 2 GB से लेकर के और 2 TB तक है। GB और TB, गीगाबाइट और टेराबाइट, 2 GB से लेकर 2 TB तक इसकी स्टोरेज क्षमता होती है। सबसे बड़ा कंप्यूटर का स्टोरेज पार्ट कौन सा है दोस्तों, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। और वर्तमान में इसका स्थान किसने ले लिया अभी बता दूंगा, देख लो। नेक्स्ट जनरेशन आई है 5th जनरेशन, जो वर्तमान में चल रही है दोस्तों, वर्तमान में आ चुकी है और 4th पूर्णतः समाप्त होने के कगार पे आ गई। तो 5th जनरेशन का समय अवधि है 1988 से प्रेजेंट टाइम तक अभी भी चल रही है। और अभी इसने 5th जनरेशन ने पूरा अपना रूप लेना शुरू कर दिया है। हम बात करते हैं तो प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर यानी प्रोसेसर यूज होता था, लेकिन ये अल्ट्रा स्केल के अंदर आ गया था। कोर यानी इसके अंदर काम करने की क्षमता, कोर बहुत हो गए थे, ड्यूल कोर, कोर टू ड्यू, कोर i3, कोर i7, कोर i5, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी क्षमताएं होने लगी थी। तो i सीरीज जो है इंटीरियर और पेंटियम प्रोसेसर की ही सीरीज है दोनों। उसके बाद हम करते हैं कि जो और प्रोसेसर जो बना रहे हैं इंटेल कंपनी के अलावा किसने बनाया है। तो आपको बता दूं कि इंटेल कंपनी के अलावा सायरेक्स, AMD, एथलॉन, ये भी जो है प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है। पूछा जाता है कि सायरेक्स, AMD, एथलॉन, इंटेल, i3 ये किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, प्रोसेसर से संबंधित है। और जो 5वीं जनरेशन के अंदर आ गया था। और उसके बाद सबसे दोस्तों इंटेलिजेंट जो है बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है 5वीं जनरेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एक्सपर्ट सिस्टम, इनका प्रयोग होने लग गया था। और वर्तमान में रोबोटिंग जो सिस्टम है वो किसका उदाहरण है, 5th जनरेशन का उदाहरण है दोस्तों। रोबोट है, चेस का गेम है या ड्राइवरलेस कार है, ये किसके उदाहरण आगे, 5th जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फुली बेस्ड है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं किस पे, स्टोरेज डिवाइस वर्तमान में HDD है और HDD के बाद में उसने रह गया SDD। अब देखो SDD थी वो हार्ड डिस्क ड्राइव थी, टूटने का डर था, निर्वात के रूप में काम करती थी, लेकिन यदि इसमें डेटा नहीं है तो फिर दिक्कत आती थी। और इसी का रूप ले लिया किसने, अब SDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SDD नहीं है, SSD है, सॉरी बाई मिस्टेक लिखा गया है, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव है। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा SSD के बाद भी अब आ गया क्लाउड स्टोरेज यानी क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो आ गया, क्वांटम कंप्यूटिंग आ गया, वो इसी के दोस्तों उदाहरण है 5th जनरेशन के दोस्तों। धन्यवाद। और उसके बाद में इनपुट डिवाइस के रूप में क्या और यूज़ हो रहा है, कीबोर्ड और माउस, और उसके स्थान पे हम बात कर दें कि टच पैड और टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस के रूप में यूज़ हो रही है दोस्तों। और उसके बाद प्रोसेसर में ULSI माइक्रो प्रोसेसर था, वो कैसा दिखाई देता था, इस तरीके का वर्तमान में चल रहा है चिप, आपको दिखा दूँ। और उसके बाद में SSD जो थी अभी बताया था दोबारा, वो कौन सी है, इस तरीके की वर्तमान में डिस्क होती है। अगर आपके कंप्यूटर में आप डिवाइस लगाना चाहते हैं तो कौन सी लगाएगा, अब SSD लगाइएगा। धन्यवाद दोस्तों। और उसके बाद हम बात करते हैं आज के टॉपिक की समाप्ति की ओर। तो दोस्तों थैंक्स क्लास फॉर विजिट। और अगर आपको ये बहुत अच्छे लगे, आराम से नहीं बताया जाता दोस्तों, क्योंकि वीडियो में टाइम समय किसी के पास नहीं है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कंटेंट इकट्ठे किए हैं दोस्तों। चैनल को अगर बढ़िया लगा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।